जो ऑस्ट्रेलिया के और भारत के तजारती ताल्लुकात हैं, क्या आपको लगता है कि इस वाक़े के बाद और इस किस्म के सबूत सामने आने के बाद ये ताल्लुकात भी अब ख़राब हो सकते हैं आने वाले वक्त में? ये वाक़या इसमें एक भारतीय शहरी की मुलविस होने की वजह से जाहिर है इन दोनों ममालिक के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस तो पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि जिनके ऊपर हमला किया गया वो जूइश कम्युनिटी के मेंबर्स थे, तो जाहिर है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के ऊपर इजराइल से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, अमेरिका से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा एक और पैराडाइम में देखिए तो कनाडा के अंदर जो सिख उनके लीडर्स थे उनके ऊपर उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, स्टेट ओन्ड इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑपरेटिव्स ने जो है उनका कत्ल किया और अमेरिका में भी किया। तो आप ये देखिए कि हालांकि ये एक बिल्कुल सीरियस क्राइम था और कैनेडियन गवर्नमेंट के पास एविडेंसेस भी थे, लेकिन उसके ऊपर जो है मुझे ये समझ में आती है कि कैनेडियन गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर जो है आके कहीं से कोई सपोर्ट थी जिनको उन ऑपरेटिव्स को छोड़ना पड़ा और वापस इंडिया डिपोर्ट करना पड़ा। उनके लिए एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सिचुएशन होनी चाहिए थी कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से। इसी तरह आप देखिए कि इंडिया गॉट अवे विद द सेम डेथ जॉब और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने परपेट्रेट किया था अमेरिका के अंदर। और इसी तरह ये जो तमाम नेटवर्क है रॉ का, ये बहुत ज्यादा एक्टिव है यूरोप के अंदर। बिल्कुल। तो अब आप ये देख लीजिए कि आप यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए कि अगर वहाँ ये तो एक बाशिंदा है जिसके लिए अभी जाहिर है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को एक मेहनत करनी पड़ेगी कि उनको जो है लिंक करें विद द गवर्नमेंट, लेकिन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के एक्शंस होते हैं वो तो इंडियन गवर्नमेंट को एट्रीब्यूट होते हैं। सो बेसिकली इसके अंदर भी हमें समझ में आ जाएगी कि क्या ये रॉ ने जो है इनको लॉन्च किया था या नहीं। आपका पॉइंट यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर हम ये जरूर जिक्र करना चाहेंगे वो अहमद हैं जो कि एक बहादुर, जिन्होंने बहादुरी की मिसाल कायम की और उस हमलावर से बंदूक छीनी। मैं को चाहूंगा इस पर भी हम अहमद हसन साहब आपकी तरफ आते हैं और अब जो कि हमारे लिए भी हीरो हैं, आपके लिए भी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए हीरो हैं क्योंकि बहुत सारी जानें उन्होंने बचाई हैं। तो ये कहिएगा कि जैसे भारत इस्लामोफोबिया का शिकार है या मुसलमानों के नाम यूज कर रहा है, बल्कि हमने इनकी मूवीज में भी देखा है कि मेंटालिटी इनकी यही है, लेकिन वो कहते हैं ना जिससे अल्लाह ताला इज्जत देता है उसके आगे कौन खड़ा हो सकता है। तो जिन्होंने हमला किया उनके नाम तो मुसलमान थे ही, लेकिन जिस शख्स ने बचाया यानी इस चीज को काउंटर किया वो भी एक मुसलमान है। तो जरा अहमद पे मैं चाह रहा हूं कि आप जरा कमेंट करें, अहमद हसन साहब। जी देखें, ये असली जो चेहरा है इस्लाम का वो यही है। ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आईएसएस, दाइश, और ये जहाँ जहाँ पे ये क्रिएटेड एक जो इस्लाम के दुश्मन इस्लामोफोबिया की जैसे बड़ी डिटेल में बात हुई, उसको एक क्रिएट करने के लिए एक आर्टिकल अमेरिकन थिंक टैंक्स में छपा था 1998-1999 में। और एशली जे टैलिस एक अमेरिकन इंडियन थे जो कि उस थिंक टैंक के मेंबर था, और उसने ये सारा आर्टिकल जो है वो पब्लिश किया था। और उसमें उसने कहा था कि हमें ज़रूरत है, ये जो ज़ायनिस्ट इन द वर्ल्ड हैं, इन्होंने कहा था हमें ज़रूरत है कि हम P2OG के नाम से यानी प्री एक्टिव प्रोएक्टिव ऑपरेशनल ग्रुप्स क्रिएट किए गए पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को क्रिएट करते थे या ऑलरेडी एस्टैब्लिश टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को पेनिट्रेट करते थे और उनके थ्रू दहशतगर्द कार्रवाई कराते थे ताकि इस्लाम का चेहरा मस्क हो सके और फिर जवाब मिल सके किसी भी वेस्टर्न पावर को या किसी भी मुस्लिम दुश्मन अनासर को कि वो उस मुल्क के ऊपर बाकायदा तौर पे हमला कर सके। तो बाकायदा पब्लिश है प्रोजेक्ट ऑफ न्यू अमेरिकन सेंचुरी में, पूरा पैराग्राफ है इस चीज के ऊपर। उस ये जो सिडनी वाला वाकया हुआ है जिसमें जिस तरीके से इन्होंने इस्लाम का चेहरा मस्क करने की कोशिश की गई, आपको इस बात का इदराक होना चाहिए कि जो इसराइल की एट्रोसिटीज थी गाजा के अंदर जो जेनोसाइड हो रहा था उसके खिलाफ दुनिया में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट सिडनी में हुआ था। बिल्कुल सिडनी में हुआ। तो लिहाजा जो इस्लाम का चेहरा भी मस्क करने की इनकी जो कोशिश थी वो उस तरफ से जिसने एक्चुअली टेररिस्ट को पकड़ा और मारा और मुसलमानों को का जो सही रिप्रेजेंटेशन की वो भी एक मुसलमान ही था, जिसकी वजह से वो जो सारा लार्जर प्लान था इनका कि इन्होंने इस्लामोफोबिया को रीइग्नाइट किया। प्रॉब्लम ये हो रही है पूरी दुनिया में फॉर द पास्ट 1 ईयर जो इस्लामोफोबिया का बिल्डअप हुआ था पिछले 25-30 सालों से वो बिल्कुल डायल डाउन हो गया। अब दुनिया बात कर रही है ज़ायनिज़्म की, इसराइल के एक्सपेंशनिज्म की, गाजा के जेनोसाइड की, हिंदुत्व की, हिंदू राष्ट्र की, आरएसएस की और इंडिया के एक्सपेंशनिज्म की। सो लिहाजा इन दोनों मुल्कों की कोशिश यही है कि वापस जो है वो वेव इस्लामोफोबिया की तरफ लेके आई जाए जिसमें ये बुरी तरह अब नाकाम हो रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल हसन साहब आपका कमेंट आ गया। अब जरा मोहम्मद अली साहब आपकी तरफ आते हैं। अब एक चीज समझने की जरूरत है, नारा लगाया जाता है कि सेकुलर भारत,
गुजरात का कसाब मोदी कहता है कि अखंड भारत, किस तरह से और किस ज़हनियत से कह देते हैं ये लोग? क्योंकि अगर हम ज़रा माजी को देखें भारत के, तो क्या हम ये आसानी से कह सकते हैं कि गांधी के नज़रिए को मौजूदा मोदी ने बिल्कुल ही बदल दिया है, या फिर डे वन से भारतीयों का नज़रिया ही यही था कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है, मुसलमानों का जो इस्लाम है, हमारा जो दीन है, उसके चेहरे को मसक करने की कोशिश है? देखिए, 3 पहलू मुख्तसर में आपके सामने रखता हूँ। पहली बात यह है कि मैं आपके नाजरीन के लिए ये बात वाज़े करना ज़रूरी समझता हूँ कि रियासत भारत जो है उसका मार्ज़ वजूद और क़याम 15 अगस्त 1947 को अमल में आया था। भारत नाम की कोई रियासत इससे पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, और 5000 साल की जो इस खित्ते की तारीख है, इसमें 50 साल से ज़्यादा ऐसा वक्त नहीं गुजरा जिसमें जनूबी एशिया के ऊपर किसी हिंदू लीडर की हुक्मरानी किसी भी फॉर्म और निज़ाम के तहत रही हो। तो इस ख्वाब जो कि हिंदुत्वा अपनी आवाम को दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसकी हकीकत भी हमें सामने रखनी चाहिए। दूसरी बात, इसकी जो सोच और नफ़रत और दूसरे को नुकसान पहुंचाने या चाणक्य की जो पॉलिसी है, जिसमें गले में छुरी मुंह में राम राम वाला जो मिसदाक है, या जो आप कहते हैं कि जिस तरह की मंडाला थ्योरी है कि दुश्मन अपने हमसाये के साथ को दबाओ, उसको डिस्टेबलाइज करो और उसके हमसाये के साथ दोस्ती करो, इस जियोपॉलिटिकल जो आइडियोलॉजिकल जो फ्रेमवर्क है हिंदुत्वा की सोच का, वो तो खुद भारत को कमजोर कर रहा है। क्योंकि भारत ये एक रियलिटी है जनाब कि एक मल्टी रिलीजियस, मल्टी एथनिक, मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। सैकड़ों मजहब के वहां पे लोग रहते हैं, सैकड़ों ज़बानें बोलते हैं। अगर एक नजरिए को आप नाफिज करने की कोशिश करेंगे और दूसरों के साथ ज्यादती करेंगे, जुल्म करेंगे, तो वो सारे आपसे दूर हो जाएंगे। तो आप तो खुद इस नजरिए के नतीजे में अपने अवाम और रियासत को कमजोर कर रहे हैं। और तीसरी बात, जो अब वो आलमी दहशतगर्दी को आप हवा दे रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट पॉलिसी, ये तो आलमी ताकतों और आलमी बरादरी को भी भारत की ज्यादा बेहतर अंदाज में हकीकत समझाने का मुजिब है। और जिसके नतीजे में मैं समझता हूं आने वाले दिनों में सिफारती, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक मामलात पे ज्यादा हकीकत पसंदाना अंदाज में ये तमाम ताकतें जो हैं भारत के साथ ताउन को उसके बारे में नजरसानी करेंगे। डॉक्टर कमर चीमा साहब, यहाँ पर मैं एक कमेंट आपसे इस पर जरूर चाहूंगा कि जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद हम देखते हैं कि ऐसे प्रोपेगेंडा भी किया जाता है भारत की जानिब से, और अब तो बार बार किया जाता है कि मीडिया पे बैठकर झूठ बोला जाता है, इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जाता है, लेकिन जो इसके असरात हैं, मैं चाहता हूं कि आप इस पर कमेंट कीजिए। जो पाकिस्तानी कम्युनिटी ऑस्ट्रेलिया में बसती है या दीगर ममालिक में बसती है, उनके ऊपर इसके क्या असरात होंगे, और इसके साथ साथ क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं हुकूमतों की जानिब से इस तरह के जो हम देखते हैं कि जो फेक न्यूज़ है उसको फैलाने की कोशिश की जाती है किसी भी एक मखसूस कम्युनिटी के खिलाफ, इसको किस तरीके से रोका जा सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ इस प्रोपेगेंडा को जो इंडियन मीडिया ने करने की कोशिश की, इसको ऑस्ट्रेलियंस ने बाय नहीं किया। और आप देखें कि ऑस्ट्रेलियन जो गवर्नमेंट है वो इस क्राइसिस सिचुएशन में स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन शेयर कर रही थी। कोई पैनिक नहीं, कोई क्रॉस नहीं, कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं, कोई किसी मुस्लिम कम्युनिटी को या किसी पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट नहीं किया गया। वो फैक्ट्स ढूंढना चाह रहे थे और फैक्ट्स की बुनियादों के ऊपर वो इनके परपेट्रेटर्स, प्लानर्स और माइंडसेट के पीछे जाना चाह रहे थे, और वो चले गए हैं और वो जान रहे हैं। जबकि दूसरी जानब जो भारत था वो क्या चाहता था? मुसलमानों को टारगेट करो, पाकिस्तान के साथ टारगेट करो और कहो कि जनाब ये इस्लाम है जो है करते ही ऐसा, ये मुसलमान है, हम भी इनसे बड़े मुतासर, हम भी जो है वो हमारे साथ भी यही जुल्म हो रहा है। तो ये वो अपना कार्ड खेलना चाह रहे थे।